अल्कोहल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनॉल। नीट में इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आज से 10 मिनट्स में पूरा फिनॉल कंप्लीट करेंगे और जो कंसेप्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो भी क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर, ये आपका बेंजीन रिंग है। इसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको बोला जाता है फिनॉल। ओके, और ये भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिनॉल को एक वीक एसिड बोला जाता है। रीजन क्या है? फिनॉल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। ओके, फिनॉल एसिडिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, बट इन दोनों के साथ वो रिएक्शन नहीं कर पाता, इसलिए वीक एसिड। और एक बात, फिनॉल वर्सेस अल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिनॉल ज्यादा एसिडिक या अल्कोहल? पहले ये समझिए, फिनॉल एक H+ जब लूज करता है वो बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या लूज करता है? H+ प्रोटॉन जब वो लूज करता है, फिनॉक्साइड। ये आपका फिनॉक्साइड आयन जो होता है इसमें रेजोनेंस होता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज इजीली बेंजीन रिंग के ऊपर मूव करता है। इससे फायदा क्या? फायदा ये है कि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड फिर से शिफ्ट हुआ, ये स्ट्रक्चर। ऐसे करके 5 स्ट्रक्चर बन जाते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है। डीपली इस बात को समझो। ओके, इसीलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में रेजोनेंस पॉसिबल है नहीं, बट फिनॉल में पॉसिबल है। ओके, ठीक है। फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। देखिए यहां पर एक एक्सेप्शन है, मिथानॉल। यानी कि हर एक अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक माना जाता है, बट मिथानॉल से नहीं। ये फिनॉल को थोड़ा चकमा दे देता है। ओके, और एक बार देख लीजिए OH ग्रुप फिनॉल के बारे में। फिनॉल का OH ग्रुप जो होता है वो रिंग एक्टिवेटिंग माना जाता है। कैसे? देखो, जो OH ग्रुप है ना, इसकी वजह से रेजोनेंस पॉसिबल है, यानी नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर मूव करते हैं। और रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, इसमें भर भर के इलेक्ट्रॉन फुल हो जाते हैं। यानी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिंग एक्टिवेटिंग माना जाता है इसी रीजन के कारण, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच, बट मेटा पोजीशन लीस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। और एक बात देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो प्रॉब्लम, बट ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में। पहले ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ब्रोमिनेशन भी 2 टाइप का होता है, एक कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन, अनकंट्रोल्ड। हम अनकंट्रोल्ड वाला मोस्ट फेवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इससे। देख लीजिए, अगर आप फिनॉल को एक्वस ब्रोमीन वाटर दोगे, वो भी 3 एक्वस ब्रोमीन वाटर, तो वो क्या बनाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यानी अनकंट्रोली 3 ब्रोमीन ग्रुप आपके 2,4,6 पोजीशन में जाकर अटैच हो जाएंगे डायरेक्टली। देखिए, ब्रोमीन 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 2,4,6, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका रंग क्या होता है? व्हाइट। ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट। दूसरा है नाइट्रेशन। इसका दोनों केस याद कीजिए, कंट्रोल नाइट्रेशन, अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में फिनॉल को आप डाइल्यूट HNO3 दोगे तो रिएक्शन आपके अंडर प्रोसीड करता है। ठीक है, यहां पर आपका नाइट्रो ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन में जाकर अटैच्ड होता है, एक बार पैरा पोजीशन में जाकर अटैच्ड होता है, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये दोनों जो होते हैं इनको स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये हो गया आपका कंट्रोल्ड नाइट्रेशन। बट अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देते हैं, ये नाइट्रिक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहां पर पिक्रिक एसिड बनता है। डायरेक्टली 3 NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा और
ये पोजीशन में अटैच हो जाते हैं 2,4,6 यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, याद कीजिए, अनकंट्रोल्ड। ओके, उसके बाद कुछ स्पेशल रिएक्शंस देख लीजिए यहां पर। कोल्ब्स रिएक्शन यानी फिनॉल एक H प्लस है लूज करता है तो फिनॉक्साइड बनता है। उसको अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड दोगे और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्शन कराते हो तो आपका बनेगा सैलिसाइलिक एसिड, जिसको बोला जाता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें क्या नोट करने की बात है, नोट करिए कि अगर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन नहीं होता तो यहां पर COOH ग्रुप आपका पैरा पोजीशन में जाकर अटैच्ड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट इट। उसके बाद आपका रिमर टाइमन रिएक्शन, अगर फिनॉल को क्लोरोफॉर्म प्लस अब KOH एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा सैलिसल्डिहाइड ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। आपका नॉर्मली एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में जाकर अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेस में आपका इंटरमीडिएट बनेगा डाई क्लोरोकार्बिन। ये भी नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसको भी नोट कीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नीट से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा और इससे ही आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउस प्रोसेस, नॉर्मली आपके एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, बट वेरी हार्श कंडीशन में दिखाना पड़ता है, मजबूरी है भाई, क्या करें। देखिए, क्लोरोबेंजीन को अगर आप एक्वस NaOH दोगे 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ज्यादा तो कोई भी बंदा कुछ भी काम कर ले। ये भी बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड, उसको H प्लस रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, फिनॉल बनेगा। ये होगा डाउस प्रोसेस, ये फॉलो करता है बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जस्ट आप वार्म वाटर दोगे और हाइड्रोलिसिस टाइप कर दोगे तो आपका फिनॉल बनेगा। इसके ऑप्शनल आप यूज कर सकते हो डाइल्यूट HNO3। ओके, ये भी हाइड्रोलिसिस से कराएगा, या H2SO4, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, याद कीजिए। उसके बाद फ्रॉम क्यूमिन, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, पहले क्यूमिन बनाना सीखो। बेंजीन को अगर प्रोपीन के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम तो आपका बनेगा क्यूमीन। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, क्यूमीन CH CH3। दूसरे स्टेप में क्यूमीन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। उससे फिर से हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम पर तो फिनॉल बनेगा, और एसीटोन उसके साथ, क्या बनेगा, एसीटोन, देख लीजिए एसीटोन। चौथा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कराते हो तो क्या बनेगा, बेंजीन सोडियम सल्फोनिक एसिड SO3Na। ठीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में फिर से दोगे एक्वस NaOH तो आखिर में बनेगा आपका फिनॉल। ये बात याद रखिए। ठीक है, ये 4 मेथड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ। पहला क्वेश्चन है, अगर इथानॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन दोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले याद कीजिए, ये एक आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है तो भाई ये डिहाइड्रेशन होगा। एल्कोहल एल्कीन बनेगा क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है। अगर इसमें 413 केल्विन होता तो क्या बनता आपका, ईथर बनता। ओके, ये क्या बनेगा आपका, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एसिटाल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे तो नॉर्मली क्या होगा, रिडक्शन होगा, आपका कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है ना इसको। ओके, क्या बनेगा आपका, एल्कोहल बनेगा, इथानॉल। तीसरा मोस्ट कॉमन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, फिनॉल विथ जिंक डस्ट, इसका OH ग्रुप डिसअपियर हो जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नहीं रह जाएगा, बनेगा आपका बेंजीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, स्टे ट्यून्ड। जय श्री कृष्णा।